गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नायक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। और उससे पहले हम इससे प्रीवियस जो रिवीजन हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसका रिवीजन 5 क्वेश्चंस के रूप में करेंगे। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, योग अमूर्त सूची में कब शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था सन 2016 में। और पहला सन 2008 में वैदिक जप को शामिल किया गया था। और नवीनतम 2023 में गरबा डांस को शामिल किया गया था, जो 15वीं अमूर्त धरोहर है। किराना घराना के संस्थापक कौन थे? तो ये थे करीम खान। पोंगल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और अट्टुकल पोंगल तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। और महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कौन सा है? अट्टुकल पोंगल। संविधान सभा की स्थापना कहाँ पर की? संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को। भारत के किस राज्य के सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो ये है गुजरात की, जो है 1214 किलोमीटर। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है तो किससे मानी जाती है? नाट्य शास्त्र से। और इसके रचयिता हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में 36 चैप्टर्स हैं और 6000 काव्य पंक्तियाँ हैं। अथर्ववेद 4 वेदों में से सबसे नवीनतम वेद है, जो जादू टोनों और जड़ी बूटियों से संबंधित है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। और इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था कौटिल्य। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। मणिपुरी क्लासिकल डांस के मर्दाना पहलू को किसके रूप में किया जाता है? यानी कि मणिपुरी नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले मणिपुरी नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चोलोम। और इसमें वाद्य यंत्र पुंग और करताल होता है। पुंग का मतलब होता है ढोल, और प्रेंग, माइबा, रास इत्यादि शब्द मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित, और यह राधा प्रेम कृष्ण प्रेम पर आधारित है। और इसके प्रमुख कलाकार हैं झाबेरी बहनें। झाबेरी बहनें 4 हैं, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। और इनके गुरु का नाम था गुरु विपिन सिंह, गुरु नल सिंह, गुरु अमली सिंह। जहाँ पर भी गुरु और सिंह दिखाई दे तो उसका संबंध हो जाएगा मणिपुरी क्लासिकल डांस से। चारू माथुर, एल बीनो देवी, निर्मला मेहता और सविता मेहता, तो इन सभी का संबंध है मणिपुरी क्लासिकल डांस से। और सबसे इम्पोर्टेंट है झाबेरी बहन। और इसके मर्दानु पहलू को क्या कहा जाता है? तो चोलोम कहा जाता है। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो इसकी प्रमुख रूप से 3 शैलियाँ हैं। और इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था सन 2010 में। और 2010 में ही कालबेलिया डांस को शामिल किया गया था, जो राजस्थान का क्लासिकल डांस है। और कालबेलिया से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं गुलाबो सपेरा। तो आपको बताना है कि गुलाबो सपेरा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था? सरायकेला छऊ, तो इसकी पहली शैली है सरायकेला छऊ, जो झारखंड की है। मयूरभंज छऊ ये ओडिशा से संबंधित है। और ओडिशा का मयूरभंज से ही हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका भी संबंध ओडिशा के मयूरभंज जिले से है। पुरुलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अर्ध शास्त्रीय नृत्य इसे कहा जाता है। और संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 क्लासिकल डांस है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 क्लासिकल डांस मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रसिद्ध छऊ कलाकार। प्रसिद्ध छऊ कलाकार में है, पहला नाम है मकर ध्वज दारोगा, केदारनाथ सिंह और शुभेंदु नारायण। और इन तीनों को पद्म श्री अवार्ड दिया जा चुका है। भारत में नागरिकों को दिए जाने वाले 4 प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। 2024 में ये 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है।
और पद्म विभूषण भी 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। और ये 10 नाम हमको याद होने चाहिए। तो आपको बताना है कि भारत रत्न किन 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और उनके नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। द अनफॉरगेटेबल किस गजल गायक के अर्ध शास्त्रीय संगीत का संग्रह है? तो यह है जगजीत सिंह, जो एक गजल गायक हैं और इनको पद्म भूषण 2003 में दिया गया था। और इनका फेमस गाना था चिट्ठी ना कोई संदेश। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना कि ये किसका गाना था। तो ये जगजीत सिंह का गाना था, जो एक गजल गायक हैं और इनकी ही गजल है द अनफॉरगेटेबल। कुछ अन्य गजल गायक कौन कौन से हैं? बेगम अख्तर, जिसे क्वीन ऑफ गजल कहा जाता है, मनवा डे, पंकज उदास। दीपिका रेड्डी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? जिसके पीछे भी रेड्डी लगा हो तो उसका संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। और इसके अन्य कलाकार हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजया प्रसाद, शोभा नायडू और हलीम खान। जिनके पीछे रेड्डी हो तो उसका संबंध होगा कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से। भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में। और एशियन गेम्स का इतिहास एक बार हम देख लेते हैं कि इनकी शुरुआत कब हुई थी। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में नई दिल्ली में हुई थी और इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और इसमें भारत की रैंक दूसरी आई थी। भारत ने इसमें 15 गोल्ड जीते थे और पहली रैंक जापान की थी, जिसने 24 गोल्ड जीत लिए थे। दूसरा एशियन गेम्स 1954 में एशियन मनीला फिलीपींस में हुआ और ये 3 वर्ष के अंतराल में हुआ था, तो इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी एशियन गेम्स 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं, लेकिन दूसरा एशियन गेम्स 3 वर्ष के अंतराल में हुआ था मनीला फिलीपींस में। और तीसरा 1958 में टोक्यो जापान में हुआ था। और भारत में सेकंड एशियन गेम्स 1982 में हुए थे 9वें क्रम के, और इसके शुभंकर का नाम था अप्पू हाथी और इसमें इंडिया की रैंक 5th आई थी। और 2023 में एशियन गेम्स का क्रम क्या था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और पहली रैंक इसमें चाइना की आई थी और इंडिया की रैंक 4th रही थी। 107 मेडल्स, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते थे। और भारत पहली बार 100+ मेडल जीत कर आया था एशियन गेम्स में। ध्वज शुरुआत में किसके हाथ में होता है? तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह हॉकी के और लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और समापन समारोह में थे PR श्रीजेश, जो हॉकी के गोलकीपर हैं, जिसने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था और इसका आयोजन उरुग्वे में किया गया था और इसकी राजधानी का नाम है मोंटेवीडियो। उरुग्वे ही इसमें विजेता रहा था और उपविजेता अर्जेंटीना रहा था। 1934 में दूसरा वर्ल्ड कप इटली में हुआ था और इसमें विजेता और होस्ट दोनों ही इटली रहा था। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, जो फीफा फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसका हेडक्वार्टर जिसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल 1908 में हुआ था। और सर्वाधिक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता कौन है? ब्राज़ील है, जो 5 बार जीत चुका है। 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीत लिया था और फ्रांस इसमें हार गया था और इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया था। 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा, यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था 1930 हैमिल्टन कनाडा में और दूसरी बार 1934 लंदन में किया गया था। और सबसे बार आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है 5 बार। और 2030 का 100वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करने के लिए इसका आयोजन वापस हैमिल्टन कनाडा में किया जाएगा। और भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स सन 2010 में केवल एक ही बार हुए थे, नई दिल्ली में।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 22वें क्रम के थे, इसमें भारत की रैंक 4th थी। भारत ने 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बुक किसने लिखी है? तो ये एक ब्रिटिश राइटर हैं, एंडी मेरिनो के द्वारा लिखी गई है। अब हम देख लेते हैं कुछ राइटर और बुक। दमन सिंह ने लिखी है 9/9, राघव बहल सुपर सेंचुरी। नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन सी हैं? एग्जाम वॉरियर्स, साक्षी भाव, ज्योति पुंज, लेटर्स टू मदर, अबोर्ड ऑफ लव और सोशल हार्मनी। तो ये सभी पुस्तकें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं 18वीं लोकसभा के चुनाव में जीतकर। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के लिए लिया गया? किस देश से लिया गया? तो यूनियन शब्द लिया गया है कनाडा देश से। कनाडा देश से हमने संघात्मक व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियाँ ली हैं, और भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह प्रावधान हमें कनाडा के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे देता है और यदि वह चाहे तो भविष्य में उस निर्णय को बदल भी सकता है, तो इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये शक्ति हमने ली है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये सभी प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो इनको आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 से ग्रहण किया गया है, और भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इनका वर्णन मिलता है। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? तो एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली ली है। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? संसदीय प्रणाली का मतलब लोकसभा और राज्यसभा या संसद के 2 सदन नहीं होते, बल्कि जहां पर वास्तविक और नामात्र की कार्यपालिका होती है, उसे संसदीय प्रणाली कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में नामात्र की कार्यपालिका वहां का राजा या किंग है, और वहाँ का वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है। तो इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली मिलती है जो ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? निर्वाचन विधि, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, वो ली गई है, और उप राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है, वो यहाँ से ली गई है। आपातकालीन शक्तियाँ हमने किस देश के संविधान से ली हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से ली हैं। और ये शक्तियाँ क्या हैं? मौलिक अधिकारों पर आपातकाल के दौरान क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 108 में है, और संविधान संशोधन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है, साउथ अफ्रीका से ली है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ या USSR से लिया गया है, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और इसमें मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे, और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था, जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने माता पिता के द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। रूस से हमने और क्या क्या लिया है? 5 वर्षीय योजना ली है। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता 3 शब्द ग्रहण किया, और फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच हुई थी, और यहाँ पर लुई 16वां शासक था फ्रांस का, और लुई 16वें को
लुई 16वीं की जनता के द्वारा हत्या कर दी गई थी क्रांति में, और क्रांति के बाद वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये इंग्लैंड से ली गई। और विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से ली गई है। शैक्षणिक अनुसंधानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान दिया जाएगा, ऐसा किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, और इसी काल में पहिए का भी आविष्कार हुआ था। पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ था? तो इसमें आग की खोज हुई थी। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कायथा गांव ये मध्य प्रदेश में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। चिरांद ये बिहार में है। सूरकोटड़ा ये गुजरात का। पाडरी ये भी गुजरात में है। होलास ये यूपी में है। राखी गढ़ी और बालू ये दोनों हरियाणा में है। बालू ये कैथल जिले में पड़ता है, कलायत के पास, और राखी गढ़ी हिसार जिले में मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये बनाया जा रहा है राखी गढ़ी हिसार में, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले धौलावीरा से, और धौलावीरा की खोज 1967-68 में जगपत जोशी के द्वारा की गई थी, और यहाँ पर खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए जल संरक्षण के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल, सैंधव का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, कौन सा था? तो यह था रोपड़, जो पंजाब में स्थित है, सतलुज नदी के किनारे। और 1950 में रूपनगर और बीबी लाल के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, और इसका कालीबंगा नाम काले रंग की चूड़ियों के कारण पड़ा, और इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। बनावली हरियाणा में स्थित है, और इसकी खोज 1974 में RS बिष्ट के द्वारा की गई थी, और यहाँ पर जो मिट्टी के बैलगाड़ी के अवशेष मिले हैं। लोथल की खोज 1953 में राव के द्वारा की गई थी, और लोथल किसके लिए फेमस है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, और इसका पहला स्थल, हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और पहला स्थल का नाम था हड़प्पा, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन बाद में इसके कुछ स्थल सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले, तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। तो इसके मुख्य रूप से दो ही नाम फेमस हैं। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा स्थल खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता का, उसका नाम था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी सिंधु नदी के किनारे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस रेखा का नाम है। और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? मित्र पर गमछा झार, यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। और कर्क रेखा का दूसरा नाम है उत्तरी रेखा। और सबसे नज़दीकी शहर कौन सा है? रांची, जो 23 डिग्री 11 मिनट पर स्थित है। और जबलपुर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट 23 डिग्री 11 मिनट पर स्थित है। तो झारखंड का रांची और मध्य प्रदेश का जबलपुर दोनों ही शहर सबसे नज़दीक हैं। कौन सा स्थान भारतीय मानक समय यमोत्तर के सबसे नज़दीक है? तो ये है मिर्ज़ापुर शहर, जो उत्तर प्रदेश का है। और यमोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और भारत का पूर्वी विस्तार कितना है? पूर्वी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिमी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट।
भारत का उत्तरी विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिणी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। भारतीय मानक रेखा का नाम क्या है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी ट्रिक है यूपी में छत उड़ी आंधी में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST या यमोत्तर रेखा एक दूसरे को कट कहाँ पर करती है? भैंसा मुंडा जो सूरजपुर जिला है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं। भारत की 7 बहनों में शामिल कौन सा राज्य नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है सिक्किम राज्य। और शामिल कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से सीमा बनाता है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा कहलाती है और बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, इसलिए इसको त्रिपुरा कहा जाता है। 7 बहनें नाम किसके द्वारा रखा गया? 1972 में ज्योति प्रसाद शौकिया के द्वारा रखा गया था। और सबसे बड़ा राज्य एरिया में है अरुणाचल प्रदेश और सबसे छोटा 7 बहनों में सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। कौन सा राज्य द्विभाषी नहीं है? तो द्विभाषी कौन सा नहीं है? तो यह है नागालैंड। यहाँ पर कोन्याक, अंगामी और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। सिक्किम, यहाँ पर गोरखा इंग्लिश बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़, त्रिपुरा में कोकब्रोक और बंगाली भाषा बोली जाती है। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? वर्तमान में तो है पहले स्थान पर, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है और इसमें पहला स्थान किसका है? चाइना का है। और एरिया के हिसाब से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और पहले 6 स्थान पर कौन कौन है? रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये 7 देश विश्व के सबसे बड़े देश हैं और संसार का 2.42% क्षेत्र भारत के पास है और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा तेज, धारणीय और समावेशी संवर्धी पर जोर दिया गया? तो ये दिया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी और इसका लक्ष्य है 8.2% की ग्राम उद्योग आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1956 के अधिनियम के तहत हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर बल और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। 1959 में राउरकेला ओडिशा में जर्मनी की हेल्प से भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से और दुर्गापुरा से प्लांट लगाए गए थे। पंचवर्षीय योजना किस किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तीसरी एस चक्रवर्ती मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल, 5वीं DP धर मॉडल, 6वीं DT लक्कड़वाला मॉडल और 11वीं और 12वीं सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। किस 5 ईयर प्लान का उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो ये रखा गया था 5वीं 5 ईयर प्लान में 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 78 तक रही थी, लेकिन ये समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा। इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.4%, लेकिन प्राप्ति 4.8%, यानी कि अनुमान से ज़्यादा इसमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी और इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम रखा गया था और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
मिनिमम नीड प्रोग्राम भी यहीं पर शुरू किया गया था और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता को मापने का मात्रक है डेसिबल। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड। तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। भौतिक राशि और उनकी इकाई कौन कौन सी होती हैं? जैसे त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक है न्यूटन। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड और कार्य का मात्रक है जूल। एक्वेरेजिया या अम्लराज क्या होता है? तो एक नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे HNO3 और HCl का 1:3 में होता है, तो इसे कहते हैं एक्वेरेजिया या अम्लराज और विस्फोटक बनाने में इसका यूज होता है। Au होता है सोना और प्लेटिनम और सोना गला देता है। अम्लराज प्लेटिनम और सोना को गला देता है। दूध का pH मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.6 और 6.4 से 6.8 के बीच। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर pH मान कम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं HCl में कितना pH होता है? 0 के पास, यानी कि सर्वाधिक अम्लीय होता है। नींबू में pH 2.2 से 2.4, कॉफ़ी में 4.5 से 5.5, शुद्ध जल में 7, यानी कि शुद्ध जल उदासीन होता है। और ब्लड का pH मान 7.4, आंसू का pH मान ये भी 7.4, समुद्री जल का pH मान 8.4, इसलिए खारा होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH मान होता है 14, जो सबसे अक्षारीय होता है। साइनोकोबालामिन है, तो ये क्या है? ये विटामिन B12 है। B6 का रासायनिक नाम है पायरिगोप्सिन। B1 का है थायमिन। B3 का है नाइसिन। B2 का है राइबोफ्लेविन और B कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं। B7 का है बायोटिन, इसे विटामिन H भी कहा जाता है, जिसे इसकी कमी से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन D की कमी से सूखा रोग, जिसे कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन K फिलोक्विनोन कहा जाता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का या रक्तस्राव होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन E की कमी से बांझपन हो जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। और विटामिन B3 नियासिन, इसकी कमी से प्लेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन A इसकी कमी से रतौंधी और विटामिन C की कमी से सकर्वी रोग हो जाता है। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई है? तो पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है और इसका उद्घाटन आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया था। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल अभी हाल ही में नए राज्यपाल बने गए हैं, तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और यहाँ की राजधानी का नाम है दिसपुर और भारत बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? बिस्वा शर्मा हैं। यहाँ पर राज्यसभा की सीट है 7, लोकसभा की सीट है 14 और विधानसभा की सीटों की संख्या है 126। प्रथम श्रेणी के पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो यह तन्मय अग्रवाल जो हैदराबाद रणजी टीम वर्सेज अरुणाचल टीम के खिलाफ खेले हैं। और वीरेंद्र सहवाग ये पहले हैं और वरुण नायर ये दूसरे हैं और तीसरे भी हाल ही में बन गए हैं तन्मय अग्रवाल। बैगलेस स्कूल पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 22 फरवरी 2024 को शुरू की गई है। और यहीं पर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना भी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में किसान उदय योजना और राजस्थान में 1000 फ्रेंचाइजी योजना शुरू की गई है। 40वां और लास्ट क्वेश्चन है 2024 में लोकसभा चुनाव में शुभमन गिल को किस स्टेट का आइकन नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है पंजाब का। और 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए हैं? 7 चरणों में।
और बिहार में कौन है? मैथिली ठाकुर। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। और नेशनल आइकन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी, आयुष्मान खुराना को। और CEC भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है राजीव कुमार। तो आपको बताना है कि चुनाव आयोग में जो 3 सदस्य होते हैं वे 3 सदस्य कब किए गए थे, कौन से संविधान संशोधन के तहत किए गए थे। और भारत के जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में 2, उनका नाम भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।